चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो में देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ए रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है। यानी इस क्वेश्चन में हमको पूछा है जो मैग्नीशियम परमाणु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। यानी मैग्नीशियम परमाणु हमको पता है कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 2। यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में बचे हुए इलेक्ट्रॉन चले आएंगे। और इस भरने का तरीका ये होता है कि किसी भी कक्षा में यानी किसी भी परमाणु में जो कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने का फार्मूला ये होता है 2n²। यानी पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी n की वैल्यू 1 रख देंगे। तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई n की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ऐसे ही n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। यानी दूसरी कक्षा में 4 परमाणु आते हैं। इसी तरह तीसरी कक्षा में यहाँ पे हो जाएगा 8 और इस तरह 16। यानी तीसरी कक्षा में 16 आएगा। और चौथी कक्षा में इसी तरह करने पे चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 32। तो यहाँ पे पहली कक्षा में 2 हो जाएगा, दूसरी में 4 हो जाएगा, तीसरी में 16 और चौथी कक्षा में 32। तो इस तरीके से इसका कितना हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा, आप बता सकते हैं, इसका सही विकल्प होगा बी, ऑप्शन बी, यानी 2 8 2। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। यानी जो रदरफोर्ड थे वो अपने प्रयोग में क्या खोजे थे, यानी वो खोजे थे, जैसे कि आप पहले पढ़े होंगे, रदरफोर्ड जो प्रयोग किए थे तो उनके प्रयोग में वो किस चीज़ का प्रयोग किए थे, सोने की पतली शीट थी और उस पर जब अल्फ़ा कणों की बमबारी कराए थे तो वो जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या मिला था कि जो परमाणु होता है, परमाणु का जो धनावेश होता है वो उसके केंद्र में स्थित होता है और उसका बाकी सारा पार्ट खाली रहता है, यानी खोखला टाइप का रहता है और उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित होता है। तो रदरफोर्ड के इस प्रयोग से क्या मिला था कि परमाणु में जो नाभिक होता है उसकी हमको लोकेशन पता चला था और कैसा होता है, और धनावेशित उसके केंद्र में होता है। तो इस तरह ऑप्शन इसका क्या होगा, सी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, एक तत्व में जो यक्स दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। निम्नलिखित में से इसमें पूछ रहा है कि उसको कैसे प्रदर्शन करेंगे, उसको कैसे दिखाएंगे जब उसमें इलेक्ट्रॉन 15 और न्यूट्रॉन 16 रहेंगे। तो दिखाते कैसे हैं, यानी ए परमाणु हो जाएगा, उसका जो परमाणु संख्या यहाँ लिखते हैं और द्रव्यमान संख्या यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये तो पता ही है। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 31। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया। यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या समझाए थे, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, हाँ ये उनके सिद्धांत में है। स्थिर अनुपात का नियम, ये भी सही है। रेडियो एक्टिवता, ये नहीं, ये तो हेनरी और मैडम क्यूरी थी, इनके एक्सपेरिमेंट में पता चला रेडियो एक्टिवता। और गुणित अनुपात का नियम, तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा और बाकी तीनों सही हो जाएगा, यानी जिसमें थर्ड ऑप्शन नहीं रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का करेक्ट आंसर 4 हुआ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही है। यानी जो फिर रदरफोर्ड का
जो एक्सपेरिमेंट था उसी के बारे में पूछा है। तो क्या है कि रदरफोर्ड पहले वो बताए थे कि केंद्र में संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है, किसी भी परमाणु है उसके केंद्र में संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है, और ये कैसा होता है, ये धनावेशित होता है, और बाकी सारा इसके जो आउटर पार्ट होता है ये थोड़ा खोखला टाइप का होता है। तो इसी के बेस पे आंसर करेंगे। तो पहला विकल्प है नाभिक को धनावेशित माना, तो ये तो सही है कि नाभिक धनावेशित बताए थे। और प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है, तो ये गलत हो जाएगा, ए नहीं। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, तो हाँ ये सही है। थॉम्सन मॉडल से संबंधित दर्शाता है, तो नहीं, ये थॉम्सन मॉडल से संबंधित नहीं है या सहमति नहीं दर्शाता है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा जिसमें होगा, तो ऑप्शन ए सही है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से क्या सही है। तो पहला परमाणु संख्या क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉनों की बराबर होती है, और एक कितना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। थोड़ा इसको सही से कर लेते हैं। तो हाँ, परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और इसमें पहला विकल्प में एक गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है द्रव्यमान संख्या क्या होता है, जो नाभिक में होता है। नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो ए सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड क्या है, परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ए नहीं होगा। और चौथा में परमाणु संख्या जो दिया हुआ है, तो परमाणु संख्या अगर यहाँ पे ए ऑप्शन देखेंगे तो ये गलत दिया हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस की जगह इक्वल टू रहेगा तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि परमाणु जो संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी जो जितने प्रोटॉन होते हैं वही तो परमाणु संख्या होती है। और जो किसी भी तत्व में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे चौथे ऑप्शन में अगर ये बराबर रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, लेकिन इसमें यहाँ पे मिसप्रिंट दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 7। तो सवाल क्या है, सवाल यह है कि थॉम्सन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, यानी कथन पूछा है कौन से सत्य हैं। तो यह पहला है, यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है। जो थॉम्सन का यानी तरबूजे का जो मॉडल दिया था, और उसमें जो बीज थे वो उसमें बीज कैसे थे, वो इलेक्ट्रॉनों को बताते थे, और ये जो गोला होता था ये गोला धनावेशित होता था थॉम्सन के परमाणु मॉडल में जो उन्होंने दिया था। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन है, परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित माना था। तो हाँ ये सही होगा कि वो परमाणु जितने भी थे द्रव्यमान वो हर जगह समान रूप से वितरित थे, और संपूर्ण जो गोला था वो धनावेश भी समान रूप से वितरित थे, और जो बीज था उनको इलेक्ट्रॉन माने थे। धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रूप से होता है, तो ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है, परमाणु के अस्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों का पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रदरफोर्ड के अल्फा कण, यानी फिर रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में फिर सवाल पूछा है। तो क्या था, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, नहीं, ये तो पहले ही थॉम्सन में बता दिए थे। और नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित केंद्रित होता है, तो ये ऑप्शन सही है, ये उनके एक्सपेरिमेंट से पता चला। और नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था।
और चौथा है परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये भी उन्होंने बताया था रदरफोर्ड महोदय ने। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2 और 4 जिसमें होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे 2 और 4 किस में है, तो 2 और 4 है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, एक तत्व के आयन पर 3 धनावेश है, यानी धनावेशित वो मतलब 3 धनावेश हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। अब पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यानी उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और यहाँ पे दिया क्या है, परमाणु, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दिया है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन हैं वो निकालना है, और द्रव्यमान संख्या 27 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे इसको निकालना है। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें से घटा देंगे तो 13, यानी प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगा। तो इसमें पहले ही कह रखा है कि इसमें 3 धनावेश हैं। धनावेश का मतलब ये हुआ है कि कोई भी तत्व 3 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन उससे निकल चुके हैं। तो 13 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 प्रोटॉन नहीं होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं ना 3, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 10। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं तो एक ही बार में अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें भी मैग्नीशियम दिया है, मैग्नीशियम पे 2 चार्ज है, धनावेश है। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 2। नॉर्मल तो ऐसे होता है, लेकिन इसमें 2 धनावेश दिया है, तो यानी ए जो है ये नहीं रहेगा, 2 प्लस इस पे चार्ज रहेगा, तो इस पे बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये निकल जाएंगे। तो बचेंगे कितने, 2 और 8 बचेगा। तो देखते हैं 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन को देख के लगता है कि ये सही है, नहीं, जो बाहर जो तीसरी कक्षा में है ए और ए तो निकल चुके हैं, तो इस तरीके से गलत हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दिए हैं, और इसमें भी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन दिए हैं तीसरी कक्षा में, और इसमें इलेक्ट्रॉन 10 से ज़्यादा हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन में है, थर्ड में तो जो पहली कक्षा है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा है क्या है, चौथा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ए सही हो जाएगा। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, और अंदर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 8, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से डी इज़ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये लंबा है पर आसान है, आप कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि एथिल एथनोएट के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, यानी क्या कारण हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। देखिए यहाँ पे दिया है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान कब होती है, जब समस्थानिक की बात आती है। जब कोई तत्व 2 समस्थानिक रहते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक हैं, यानी समस्थानिक में परमाणु समान रहता है, और जो संभारिक है, यहाँ पे जो संभारिक दिया है इसमें द्रव्यमान संख्या बराबर रहता है। तो याद रखिएगा, ये सवाल किसी भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए भी हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल संयोजकता के बारे में है।
कि एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, यानी वे तत्व जो जिनकी संयोजकता एक होती है वे कैसे तत्व होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे संयोजकता होती क्या है। तो संयोजकता किसी तत्व की, मान लीजिए कोई तत्व है, तो किसी तत्व की बाहरी कक्षा में, यानी कह सकते हैं कि किसी तत्व को अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, यानी इसको अस्थायी होने के लिए बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है या साझा कर सकता है, क्या कर सकता है, या तो त्याग सकता है, नहीं तो ग्रहण कर सकता है या फिर साझा कर सकता है, तो वह उसकी उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यानी अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2 संयोजकता हो जाएगी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, अगर साझा करेगा तो वो उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। तो एक संयोजकता वाले तत्व क्या होते हैं, वे धातु, यानी कोई भी तत्व जैसे सोडियम है, सोडियम की संयोजकता क्या होती है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो यानी इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह एक त्याग के स्टेबल हो जाता है, तो इसकी संयोजकता 1 होती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम, यानी परमाणु के पहले मॉडल कौन दिए थे, ये सभी को पता होगा। तो परमाणु का पहला मॉडल जे टॉमसन, यानी जो टॉमसन महोदय थे वो परमाणु का पहला मॉडल दिए थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले सवाल जो 14 है। अगला सवाल है 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी, यानी कोई परमाणु दिया है, कोई परमाणु है जिसमें 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, 3 प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 4 है, तो इसकी संयोजकता पूछ रहा है। अगर 3 प्रोटॉन है तो इसका परमाणु विन्यास क्या होगा, 2-1 होगा, यानी अंदर के सेल में 2 होगा, बाहर के सेल में 1 होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अस्थायित्व प्राप्त कर लेगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 1 सही होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, यानी जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8 और 3, यानी ए इसका परमाणु विन्यास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो देख लीजिएगा, वो वैसे तो बताए हैं कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, 2n², किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों के भरने का फार्मूला होता है, और इस पे सवाल भी पूछे गए हैं, काफ़ी डायरेक्ट यही पूछा गया है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये फिगर दिया है फिर इस सवाल में, और पूछा है बोर मॉडल का सही प्रदर्शन करता है, यानी बोर मॉडल क्या बताए थे, वो यही बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का भरने का तरीका यही होता है, और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 16 और चौथी में 32, तीसरी कक्षा में 18 होते हैं यहाँ पे, और चौथी कक्षा में 32 होते हैं, और इसी ये फार्मूले से, ये वाला जो फार्मूला है इसी से भरा जाता है। तो पहले में तो प्रदर्शन नहीं करता है, तो एक कर सकता है, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी में 5 है, तो ये सही हो सकता है भी, और पहली में इसमें 4 ही दे रखा है इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत हो जाएगा, और इसमें 2 रखा है और बाहरी में 7, तो ये सही हो जाएगा, और इसमें पहली में तो 2 दे रखा है पर दूसरी कक्षा में 9 है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा और चौथा ऑप्शन सही मतलब नहीं प्रदर्शित करता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 17, क्या है, तो इसमें पूछा है कौन सा कथन स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा है कौन सही होगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सवाल काफ़ी लेंदी है तो ये
पिछली बार जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था या फिर रेलवे का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें अब एनसीईआरटी पे आधारित क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं और पिछली बार पूछे भी गए थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पिछली बार काफ़ी ज़्यादा आए थे और इस बार भी आने की संभावना है, तो इसको इग्नोर नहीं करना, इसको देख के जाइएगा। तो क्वेश्चन इसमें विकल्प को अगर पढ़ेंगे तो पहला है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। तो जब पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो इस बाकी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, गलत ही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किसी भी परमाणु में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 18, जो आज का लास्ट सवाल है। तो ये सवाल है कि परमाणु मॉडलों का समय के अनुसार सुधार होता रहा है और कुछ परमाणु मॉडल दिए गए हैं जो ए है, और इसमें पूछ रहा है परमाणु मॉडल किसमें से इनको कालक्रम में यानी कब पहले आया था। तो आपको याद होगा सबसे पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था, यानी ये पहले पे हो जाएगा। और थॉमसन का परमाणु जो तरबूज का दिए थे, यानी तरबूज का दिए थे जिसमें इलेक्ट्रॉन उनके बीज को माना था, उनके बीज इलेक्ट्रॉन के रूप में चारों तरफ समान रूप से वितरित होते हैं। और पहले तो थॉमसन आया था, दूसरे पे आया था रदरफोर्ड का मॉडल, यानी दूसरे पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और तीसरे पे बोर का मॉडल आया था। तो इस तरीके से पहला इसमें देखेंगे तो आंसर क्या हमको मिलेगा, इसमें आंसर मिलेगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से देखेंगे कि आज हमने 18 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ओके, थैंक यू।